सो है गाइस, आज की इस वीडियो में हम करंट के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये जेके एसएसबी के हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन क्या बोलता है, फंड ऑफ फंड इसकी बेनिफिट्स क्या है। स्टेटमेंट वन, क्या ये डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है बाय इन्वेस्टिंग इन मल्टीपल फंड्स। सेकंड, क्या ये स्मॉल इन्वेस्टर्स को अलाउ करती है to access high performing funds। एंड स्टेटमेंट थर्ड, क्या इसको सेबी मैनेज करती है ताकि जो बर्डन है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स पे वो कम हो सके। क्या ये रिस्क को कम करने में हेल्प करती है फंड ऑफ फंड। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है। अगर हम ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए 1 2 3 एंड 4, 2 3 एंड 4, 1 2 एंड 4, 1 3 एंड 4। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन हमारा जो है सी है, यानी कि 1 2 एंड 4। 1 2 एंड 4 इसका करेक्ट आंसर है। इसको मैनेज सीबी नहीं करता, इसको मैनेज जो है वो प्रोफेशनल्स करते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल्स इसको मैनेज करते हैं, ना कि सीबी। ठीक, आई बात समझ में। बाकी जो हमारे अदर स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट 1 2 एंड 4 ये करेक्ट है। ठीक, आई बात समझ में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन स्टेटमेंट्स को हमें कंसिडर करना है। स्टेटमेंट वन क्या बोलता है, इंडिया जो है ये मीट करता है अपनी रिक्वायरमेंट्स, जो भी रिक्वायरमेंट्स है फर्टिलाइज़र्स को लेकर थ्रू डोमेस्टिक प्रोडक्शन। और यहाँ पे हम कोई भी फर्टिलाइज़र इंपोर्ट नहीं करते। ठीक है, ये जो फर्टिलाइज़र है ये वन ऑफ दी 3 F's साइटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। जो फाइनेंस मिनिस्टर ने 3 F's को साइट किया है, तो क्या ये उसका एक पार्ट है विद फ्यूल एंड फॉरेन एक्सचेंज टू बॉय गोल्ड, गोल्ड को खरीदने के लिए। ठीक है, क्या जो फर्टिलाइजर्स हैं इनको अप्लाई किया जाता है ओनली इन सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फर्टिलाइजर्स नहीं होती। क्या ओनली सॉलिड फर्टिलाइजर्स होती हैं। ठीक, आपको पता होगा लिक्विड, सॉलिड और गैस क्या होता है, ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो कौन कौन से कंक्लूजन सही हैं इन स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग। क्या यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं इंक्लूडिंग स्टेटमेंट टू। क्या यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं दैट आर स्टेटमेंट 1 एंड 3, या फिर यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इसका सही आंसर क्या हो सकता है। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है। यार ऑब्वियसली हम बहुत सारा फर्टिलाइज़र जो है वो इंपोर्ट करते हैं। जो बेसिक इनपुट्स है फर्टिलाइज़र्स के लिए वो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एलएनजी वगैरह वो हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो है वो क्लोज हुआ था और यहाँ पे प्राइसेस जो है वो राइज हो गई थी। एंड वहीं अगर हम बात करें स्टेटमेंट सेकंड जो है वो करेक्ट है। एंड स्टेटमेंट थर्ड, फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो लिक्विड भी होती हैं। आपने देखा होगा लिक्विड नैनो यूरिया, ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। 500 ml की बोतल आती है। इस वजह से स्टेटमेंट सेकंड हमारा जो है वो करेक्ट है। ठीक, आई बात समझ में। स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, स्टेटमेंट वन इज़ इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट थर्ड इज़ आल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लिक्विड में भी होती हैं फर्टिलाइज़र्स। ठीक है, आई बात समझ में। हम लिक्विड में भी फर्टिलाइज़र्स को अप्लाई करते हैं ताकि न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से एब्जॉर्ब किया जाए, न्यूट्रिएंट्स अच्छे से एब्जॉर्ब हो। आई बात समझ में। लिक्विड में भी और सॉलिड में भी, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, क्या इंडिया के पास सफिशेंट डोमेस्टिक सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। जो हमारी ग्रोइंग डिमांड है सोलर इंस्टॉलेशंस के लिए। एंड 2025-24 की अगर हम बात करें तो इंडिया ने यहाँ पे 45 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी को यहाँ पे ऐड किया है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं।
वन ओनली, टू ओनली, बोथ, वन एंड टू, नियदर वन नॉर टू। ये मेरे क्वेश्चन नहीं है, ये इंडियन एक्सप्रेस के क्वेश्चन से। ठीक, इसका जो सही आंसर है अगर उसकी हम बात करें तो वो टू ओनली है। ठीक है, हमारे पास सफिशेंट डोमेस्टिक सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है। हम अभी भी बेसिक जो कंपोनेंट्स होते हैं सोलर सेल को मैन्युफैक्चर करने के लिए, ठीक है, सोलर पैनल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए उनको हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है वो चाइना पे है। वहीं अगर हम बात करें 2025-26 की, तो यहाँ पे 45 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी को ऐड किया है इंडिया ने अपनी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में। ठीक है, आई बात समझ में? यही सारी चीज़ें यहाँ पे समझा के रखी हैं जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया। स्टेटमेंट सेकंड हमारा करेक्ट है और वन वाला हमारा इनकरेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? कौन सा फैक्टर यहाँ पे लिया जाता है इनटू द कंसिडरेशन फॉर कैलकुलेटिंग द करंट अकाउंट डिफिसिट या फिर सरप्लस? करंट अकाउंट आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ट्रेड फ्लोज, रेमिटेंस, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्लो या फिर सर्विस एक्सपोर्ट। तो सही आंसर क्या हो सकता है? 1 and 2 ओनली, 2, 3 and 4 ओनली, 1, 2, 3 and 4 या फिर 1, 2 and 4। तो इसका सही आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन डी है, यानी कि 1, 2 and 4। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ये करंट अकाउंट में नहीं आता, चाहे करंट अकाउंट डिफिसिट हो चाहे करंट अकाउंट सरप्लस हो। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ये हमारा कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट में आता है। किसका पार्ट है ये? कैपिटल अकाउंट का पार्ट, ना कि करंट अकाउंट का पार्ट। ठीक, आई होप आपको एक क्वेश्चन और है। इन फाइनेंस टर्म लेवरेज रेफर्स टू। फाइनेंस टर्म में जो लेवरेज है इसके मतलब क्या है? इन्वेस्ट करना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ताकि जो रिस्क है वो कम हो सके। इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे स्प्रेड करना, यानी कि डाइवर्सिफाई करना अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लासेस, ताकि जो वोलेटिलिटी है उसको कम किया जाए। ठीक है, यूजिंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट फ्रॉम पास्ट इन्वेस्टमेंट्स, जो पास्ट इन्वेस्टमेंट किए हैं उनका जो प्रॉफिट है उसको यूज़ करना विदाउट एनी एक्सटर्नल फंडिंग। बोरोइंग मनी टू एम्पलीफाई द रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मनी को बारो करना ताकि जो रिटर्न है इन्वेस्टमेंट से वो एम्पलीफाई हो, वो बढ़े। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, मनी को बारो करना ताकि जो रिटर्न है इन्वेस्टमेंट से उसको एम्पलीफाई किया जाए, बढ़ाया जाए। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चंस यहाँ पे पसंद आए होंगे और अच्छे से समझ में आए होंगे। तो ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।